हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका चौथा यूनिट का फर्स्ट टॉपिक चल रहा था आदिम अर्थव्यवस्था। आदिम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम जनजातीय अर्थव्यवस्था की सबसे पहले अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज या एक समूह के एक विशिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकीय स्तर और सांस्कृतिक परिस्थितियों की सीमाओं के अंदर भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए गए समस्त कार्यों का समावेश होता है। तो ये परिभाषा सामान्य रूप से प्रत्येक प्रकार के समाज, चाहे वह आदिम हो या आधुनिक, उसकी अर्थव्यवस्था की व्याख्या करती है, क्योंकि प्रत्येक समाज को ही अपनी अर्थव्यवस्था के सीमाओं के अंदर ही संगठित करना होता है। इन्हीं सीमाओं के कारण प्रत्येक समाज की अर्थव्यवस्था में कुछ कुछ भिन्नता अवश्य दिखाई देती हैं। तो प्रौद्योगिकीय पिछड़ेपन या वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में उनके लिए प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों से छुटकारा पाना असंभव ही प्रतीत होता है। इस प्रकार अब हम इसकी जनजातीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करेंगे, जो कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। आदिम समाजों में प्राय सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को धर्म और जादू टोना के साथ एक अजीब ढंग से मिला देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है आदिम अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता, आर्थिक उत्पादन प्राय किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी की सहायता के बिना ही किया जाता है। इसका एकमात्र कारण समाजों में न तो मशीनों का आविष्कार होता है और न ही इनको व्यवहार में लाने का ज्ञान वहाँ के लोगों को होता था। तीसरी विशेषता है आदिम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन और वितरण पर जितना अधिक बल दिया जाता है उतना विनिमय पर कभी नहीं दिया जाता। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो कुछ उत्पादन होता है उसे समुदाय के परिवारों में उनकी आवश्यकता के अनुसार बांट देने के बाद शायद ही कुछ आधिक्य यानी सरप्लस रह जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है कि आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन विनिमय करने के लिए नहीं होता है। इस कारण विनिमय के किसी माध्यम यानी मीडियम मुद्रा का भी अधिक प्रचलन आदिम समाजों में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है उत्पादन या विनिमय के द्वारा मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति का बहुत ही अभाव आदिम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पाया जाता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो यह है कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं को मूल्य आंकने की प्रवृत्ति बहुत कम होने के कारण विनिमय के द्वारा मुनाफा लेने की बात उनके मन में उचित नहीं होती। दूसरा, आर्थिक क्रियाओं के साथ एक सामुदायिक भावना जुड़ी होने के कारण मुनाफा लेने का प्रश्न ही नहीं होता। नेक्स्ट विशेषता बताई है कि आदिम समाज में मुद्रा का कम प्रयोग होता है और आर्थिक वस्तुओं का आधिक्य यानी सरप्लस कम होने के कारण बाहरी समूहों में विनिमय कार्य प्रणाली नाम मात्र के होता है। नेक्स्ट है आदिम समाजों में परिवार आत्मनिर्भर होता है और वह इस अर्थ में कि प्राय अपनी समस्त आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक परिवार पृथक रूप से या संयुक्त रूप में कर लेता है और इस कार्य में परिवार के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को सक्रिय भाग लेना होता है। यह आर्थिक क्रियाएं विविध प्रकार की होती हैं और व्यक्ति उनमें से सबको ही करता है या उसे इसलिए करना पड़ता है। नेक्स्ट विशेषता है कि आदिम समाजों में अधिकतर आर्थिक क्रियाएं सामूहिक और सहकारी आधार पर संगठित होती हैं। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक कर्तव्यों को निभाना है। नेक्स्ट विशेषता है व्यक्तिगत और निजी संपत्ति। व्यक्तिगत या निजी संपत्ति की धारणा प्रत्येक आदिम समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य होती है, विशेषकर उन वस्तुओं के संबंध में जो एक व्यक्ति या परिवार स्वयं बनाता है या व्यवहार करता है। फिर भी खेती, चरागाह, तालाब, शिकार के क्षेत्र, इन सब पर समूहों का अधिकार अधिक होता है। नेक्स्ट विशेषता है कि आदिम समाजों में आर्थिक क्षेत्र में नए परिवर्तन और आविष्कार बहुत ही कम होते हैं। सभ्य समाजों में के संपर्क में आने वाले आदिम समाजों के आर्थिक संगठन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है, फिर भी इस परिवर्तन की गति पर्याप्त धीमी है। नेक्स्ट विशेषता है कि आदिम समाजों में उपकर यानी गिफ्ट विनिमय का एक माध्यम होता है। इन समाजों में मुद्रा के स्थान पर उपहार को ही विनिमय का आधार माना जाता है और वह इस अर्थ में जब एक समूह दूसरे समूह को कुछ चीज़ उपहार के रूप में देता है तो दूसरा समूह का एक कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रथम समूह को उसके बदले में कुछ दूसरी चीज़ दे। इस प्रकार उपहार लेना और देना
आदिम समूह में विनिमय का एक परंपरागत सामाजिक रीति नियम या तरीका है। नेक्स्ट विशेषता है कि इसी प्रकार आदिम समाजों में अतिथि सत्कार या आतिथ्य आर्थिक सेवा के रूप में देखने को मिलता है। विशेषकर खाने पीने की चीज़ों के संबंध में आदिम समाज के लोग बहुत उदार होते हैं। कोई भी बाहर का आदमी आकर उनके यहाँ खा पी सकता है, विशेषकर अगर वह अपने समूह का है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास अतिरिक्त भोजन है तो उस समुदाय के अन्य किसी को भी भोजन मिलने का अधिकार होता है। एक व्यक्ति अपने भंडार को खाद्यान्न में भरकर रख दे और दूसरे लोग उसके बिना भूखे मरते रहें। इस प्रकार की स्थिति में आदिम समाजों में सहन नहीं किया जाता। इसी प्रकार शिकार या खेती करने के अन्य अनेक निजी सामानों पर भी समुदाय के अन्य लोगों का अधिकार होता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारतीय जनजातियों में व्यवसायों का। जो निम्नलिखित व्यवसाय हैं, प्रथम है भोजन एकत्रित करना, दूसरा है स्थान परिवर्तनशील खेती, तीसरा है कृषि, चौथा है हस्तकौशल और चौथा व्यवसाय है पशुपालन और पाँचवा है पशुपालन और छठवां है औद्योगिक श्रमिक। इसके पश्चात संपत्ति पर स्वामित्व भी आदिम समाजों में बताया गया है कि संपत्ति पर स्वामित्व किसका होना चाहिए, किस प्रकार के होता है। और इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक जीवन में श्रम विभाजन। और इसके बाद अध्ययन करेंगे कि आर्थिक समाजों में अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता किस प्रकार होती है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन कर लेते हैं कि आदिम समाजों में अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता किस प्रकार है। प्रथम है श्रम विभाजन के माध्यम से, दूसरा है उपभोग, तीसरा है उपहार व अतिथि सत्कार, चौथा है पोर्टलेज और पांचवा है व्यापार और विनिमय और छठा है मूक अदला बदली और सातवां है कुला। इनमें दो प्रमुख बिंदु हैं जिन पे कुला और पोर्टलेज के ऊपर जो है संक्षिप्त टिप्पणी अक्सर एग्जाम में आती है, जिसका आप लोग विस्तृत रूप से अध्ययन कर लें।